दोस्तों ये हमारी जो ज़िंदगी है ना ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है यार। इसको जितनी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, और जितनी आसान बनाएंगे उतनी ही ये आसान बन जाएगी। ये बात क्यों बोल रहा हूँ? ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो कि डीआईजी की पोस्ट पर बैठा हुआ है, अगर वो अपनी लाइफ ख़त्म कर ले यानी कि सुसाइड कर ले, तो फिर यहाँ पर क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पर कि ऐसा इंसान आखिर कैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। ये जो जूझ रहे थे डिप्रेशन एंड ओसीडी, इसका ट्रीटमेंट ले रहे थे कुछ टाइम से, यानी कि इस पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान भी आज की डेट में डिप्रेशन और यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया अगर आप लोग ढंग से इसको समझोगे? इसका मतलब ये हो गया कि रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जापान की एक खिलाड़ी थी जो कि पब्लिक में आकर रो दी थी बेसिकली कि वो ये प्रॉब्लम से फेस कर रही है आज के डेट में, जो डिप्रेशन, और वो टॉप नॉच खिलाड़ी थी। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि किसी को भी हो सकती है। जब इस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर हुई और उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर इंसान जो है इस पर्टिकुलर चीज़ से जूझता होगा। अभी आप लोगों को बताऊंगा रैंक के बारे में। जब आप लोग जानोगे, अगर कोई इंसान कांस्टेबल बनता है, फिर हेड कांस्टेबल बनता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर बनता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। यानी कि अगर नीचे से आप लोग चलोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 11वीं रैंक है यहाँ पर हाईएस्ट अगर देखोगे। इससे ऊपर इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, यानी कि ये 3 पोस्ट यहाँ पर रह जाती हैं। तो ये जो आप लोग यहाँ पर जाते हैं बेसिकली, जब आईपीएस बनते हैं आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ से आप लोगों की जिंदगी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो यहाँ पर आप लोग जाओगे, यहाँ से बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके थ्रू ये बेसिकली स्टार्ट तो हालांकि यहाँ से हो जाती है, 1 स्टार वाली होती है, और फिर यहाँ पर 2 स्टार वाली, और फिर यहाँ पर 3 स्टार वाली, और फिर आप लोग का एम्बलम लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे नीचे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर देखो ये होती है रैंक, जिसमें 3 स्टार होते हैं और एम्बलम होता है। तो इस रैंक पर बैठा हुआ इंसान जो है वो डिप्रेशन एंड ओसीडी का शिकार है। ओसीडी क्या होता है? इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन को अनकंट्रोल थॉट आते हैं, यानी कि एक तरीके थॉट आए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, यही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। किसी पर्टिकुलर थॉट को माइंड में इतनी तेज घुमाता रहता है कि रिपीटेडली उसके सर में दर्द होता रहता है। और ये एक ऐसी चीज है, ये कई बार आप लोग देखा, कई सारे लोगों को माइग्रेन की भी बीमारी होती है, सोचते हैं उनके दिमाग में दर्द होने लगता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम एक तरीके से इंसान को झेलनी पड़ती है। तो इस लेवल पर जाकर जब इंसान जो है यहाँ पर सुसाइड कर सकता है, आप लोग सोचो कि एक स्टूडेंट जो है आज की डेट में प्रिपरेशन कर रहा है, वो यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करता है। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। तो ये न्यूज़ में आप लोग क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए कि इंसान जो है उसको इस चीज़ को कैसे हैंडल करे। यानी कि ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। ये जॉब और ये जो आसपास की जो चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसी चीज़ें कि आज आप लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है, कल को आप लोग याद भी नहीं रखेंगे। ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब एक टाइम पर ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग मान लीजिए जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, आप लोगों ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो आप लोगों को लग रहा था बहुत बड़ी हरकत है यार, इसकी वजह से तो घर पे पिटाई होगी और पता नहीं क्या क्या हंगामा होगा। और आज बैठकर उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग सोचो 1 मिनट के लिए। आप लोग किसी टाइम आप लोगों ने सोचा होगा यार बहुत बड़ी गलती कर दी, और आज के टाइम में सोच रहे हो कह रहे यार वो भी कुछ गलती थी क्या, तो पिद्दी सी बात थी यार, फालतू में उस टाइम पे टेंशन में बैठे हुए थे। तो ऐसा ही होता है कि टाइम के साथ में जब आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो वो चीज़ आप लोग को बिल्कुल पिद्दी सी चीज़ लगने लगेगी जब आप लोग चीज़ों को देखोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कहीं भी ना कभी एक ऐसा इंसान जिंदगी में होना चाहिए जो उसको हैंडल कर सके, जो उसको समझा सके, क्योंकि उस टाइम पर एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो कि एक तरीके से लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर चल सके। यानी कि इस पोस्ट पर जाकर भी इंसान ने गोली मार ली, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे थे। वहां पर रिक्रूटमेंट का मतलब एक कैंप था जिसमें जा रहे थे, स्कूल का कैंप था यहाँ पर, तो पुलिस रिक्रूटमेंट कैंप था बेसिकली, उसमें जा रहे थे। और लगभग 7 बजे के करीब यहाँ पर इनके द्वारा गोली मारकर अपनी जान दे दी गई यहाँ पर। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसलिए कहता हूँ यार, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जिंदगी बहुत बड़ी चीज होती है, इसके सामने कोई भी चीज जो है वो आप लोगों को छोटी नजर आएगी। चाहे वो आप लोगों की जॉब हो, चाहे वो आप लोगों की रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी चीज आप लोगों को देखने को ना मिले जो आप लोगों को लगता है बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे तरीके होते हैं यार जिंदगी में अपने आप को संभालने के, अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देने के। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर बस अपने काम पर फोकस करो, जितना होता है अपना हिम्मत करो, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो थोड़ा सा, और चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चलने की कोशिश करो, अगर इन चीज़ों से आप लोग बचना चाहते हो तो। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है द हिंदू न्यूज़पेपर की, वो यहाँ पर जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो यहाँ पर बता देता है कि अगर कोई यहाँ पर सुसाइडल थॉट आ रहा है, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको टेलीमानस बोला जाता है। तो टेलीमानस 14416, तो यहाँ पर 14416 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड हेल्पलाइन नंबर है 0442464000050, तो ये नंबर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और इसी की वजह से द हिंदू को प्राइज भी मिला था, क्योंकि हमेशा ये अवेयरनेस फैलाता है अगर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। एक और यहाँ पर एथिकल इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके बाद में और कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी 2 आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सोसाइटी का चेहरा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिपुरा के बीजेपी एमएलए जो पोर्न वॉच कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक तरीके से असेंबली में बैठकर ये पोर्न देख रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट जो है बेसिकली बात की जा रही है, इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग सोचो, असेंबली जैसे आप लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं अपनी सेंटर के लिए, ऐसे ही असेंबली आप लोग को देखने को मिलती है स्टेट के लिए, यानी कि एक तरीके से स्टेट की पार्लियामेंट आप लोग बोल सकते हो। वहां पर इंसान जब चुनकर जाता है उसको आप लोग एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक बोलते हो। जब पार्लियामेंट में कोई जाता है तो उसको आप लोग सांसद यानी कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हो। वहां पर जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे बैठते हैं जनता के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, और कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठकर वहां पर पोर्न देख रहा है, तो ये आप लोग समझ सकते हो कि किस क्वालिटी का माइंडसेट का वो इंसान होगा। आप लोग ही खुद सोचिए। यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है जो कि आज की डेट में जिसके एडिक्शन से बच्चों को कैसे हटाना है उसके बारे में बहुत बड़े सेशंस किए जाते हैं, कि एक ऐसी चीज है कि एक इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा काला सच है जो कि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान इसमें को गो थ्रू जरूर होता है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा बोल दे कि जिसने कभी भी ऐसी कोई पिक्चर नहीं देखी हो, अगर कोई किसी को देखना ही पसंद नहीं है तो कोई यार दोस्त बोलेगा आज देखते हैं बैठ के। कॉलेज स्कूल में ये चीजें हर एक इंसान ने कभी ना कभी इस तरीके की हरकतें की होती हैं, तो आप लोग सोचते हैं जो इसका एडिक्शन बन जाता है, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हटाने के लिए बाकायदा उसको सिस्टमेटिक वे में थेरेपीज क्लास वगैरह लेनी पड़ती है, उसको समझाने के लिए प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ता है अपने माइंडसेट को रोकने के लिए, तब जाकर ये चीजें कहीं संभल पाती है। अपने माइंड को कहीं और बिजी करना पड़ता है, तब जाकर ये चीजें कहीं संभल पाती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये उस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं वो लोग जो कि हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो सोचो वो कैसी पॉलिसी यहां पर बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है कि एक तरीके से पूरे राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं बैठकर। तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर इसको किस तरीके से देखा जाए और क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए अगर देखा जाए यहां पर। यानी कि बच्चों को गाइड करने की जब बात करते हैं तो एक बार समझ में आता है कि वो बच्चा जो है फोन देख रहा है, उसकी वजह से उसकी जिंदगी जो है बर्बाद होती जा रही है। तो बहुत ही खतरनाक चीज है, माइंड सेट बिल्कुल बेकार हो जाता है बच्चे का, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। और खासकर इस तरीके की सिचुएशन जब होती है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं सही माइंडसेट में नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है, और कुछ नहीं तो यार फोन देख ले। ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ऐसे बहुत मेल आते हैं मेरे पास में, और ऐसे मेल आए अभी रिसेंटली मैंने देखा, एक बच्चा था वो कहता है सर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान था मैं, और मैंने इसको ओवरकम किया। और कैसे ओवरकम किया वो बहुत बड़ी बात मुझे देखने को मिली। ये जो मैं आप लोग एसएलवी प्लानर बोलता हूं ना, इसको एसएलवी प्लानर को भरो। उस बंदे ने एसएलवी प्लानर को भरना स्टार्ट किया, और उस बंदे ने लगभग 1 महीने तक लगातार एसएलवी प्लानर भरा। एसएलवी प्लानर भरने के बाद में वो कहता है कि सर आज की डेट में जो है मैं अपनी इस चीज पर कंट्रोल कर पाया हूं ओनली एसएलवी प्लानर की वजह से। क्योंकि जब रेट देने की बात आती थी मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने आप को तभी यहां पर पॉजिटिव रेट दूंगा अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा। तो यानी कि अपने लिए कमिटमेंट करना, और ये एक तरीके से आसान चीज नहीं थी। आप लोग खुद सोचो, कोई एडिक्टेड हो चुका है उस चीज का और उसके बाद में फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है। आप लोग सब जानते हो उस एज में को आप लोग सब होकर गुजर चुके हो, कई मस्त व्यसन कर और पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इनके लिए बाकायदा थेरेपीज और क्लास आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने थॉट को एक सही डायरेक्शन देने की स्टार्ट करोगे, तो ये सारी चीजें सही डायरेक्शन में चलती नजर आएगी। बोला भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को खाली मत छोड़ो और अपने आप को ट्रैक करते रहो। दूसरों को ट्रैक करते हो ना, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रैक करो, अपने आप को ट्रेस करो। बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन आप लोगों को अपने आप मिल जाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को गारंटीड बोल रहा हूं। तो ये ऐसी चीजें हैं यार, कहीं ना कहीं एक तरीके से रुकनी चाहिए। और एथिकल इतना बड़ा इशू बन जाता है यहाँ पर कि एक ऐसी पोस्ट पर होते हुए ऐसी घिनौनी हरकतें कोई इंसान कैसे कर सकता है। तो ये है यहाँ पर एक न्यूज। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, कोई अच्छा सजेशन दे सकता है। अगर कोई यहाँ पर किसी को ये प्रॉब्लम है उसको छुड़ानी हो तो क्या सजेशन है, किसी को कोई इससे गो थ्रू हो, अगर मेल पर भी मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो studyloverveer@gmail.com पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी दो न्यूज़ जो कि मुझे लगा स्टार्टिंग में इसलिए शेयर की, ताकि आप लोग जो है माइंड को थोड़ा सा चीज़ों को अपना समझने की कोशिश करो कि हर एक इंसान के साथ में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सुसाइड करना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर इसको इंसान पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो ये आप लोग यहाँ पर चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शानदार डिस्कशन रहने वाला है आज का। बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा, ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं कि सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। बहुत सारे आर्टिकल इस तरीके से हैं कि पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग मजा आने वाला है, बहुत शानदार तरीका, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या डिस्कशन होगा। बाकी कल का दिन कैसा रहा आपका और आज का दिन किस तरीके से आप लोग लेकर चलने वाले हो, ये आप लोग जरूर बताएगा, क्योंकि इसको अगर सिस्टमेटिक वे में लेकर चलोगे तो सारी चीजें जो है वो आप लोग अपनी सुधारते हुए नजर आओगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। इन्होंने एक पर्टिकुलर बैंक जिसका नाम है HDFC, उसको वर्ल्ड लेवल का बैंक बना दिया और ये अभी अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ रहे हैं। इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो पर्सन न्यूज में कल को अगर पूछ ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आज है सैटरडे, आज आप लोगों के लिए ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बात की जा रही है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। यानी कि अगर किसी सोसाइटी में महिलाओं के द्वारा जो पायदान, जो प्रोग्रेस, जो एक तरीके से वृद्धि अपनी जिंदगी में अचीव की गई है, वही रियलिटी में सोसाइटी का अचीवमेंट है, क्योंकि महिलाओं को साथ में लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी यहाँ पर। तो अपने आप में बहुत ही एक तकड़ी, एक पावरफुल स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके ऊपर मेन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर ऐसे भी आप लोगों के लिखने के लिए आ सकता है कि वुमेन की पोजीशन किस तरीके से आप लोग देखते हैं। इसमें आप लोग हर डायमेंशन में बता सकते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ से, या पुलिस डिफेंस के पॉइंट ऑफ से किस तरीके से वुमेन हमारी सोसाइटी में एक तरीके से प्रोग्रेस अचीव कर रही है, किस तरीके से हम लोग पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ में आज के डेट में चीज़ों को साइड में रख रहे हैं, कैसे कैसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो सारी बातें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा लिखने का। ये लिखने के लिए आप लोग कहाँ जाना है, ये वीर तालियान ऑफिशियल के नाम से है, यहाँ पर आप लोगों को जाकर लिखना है। बेसिकली बहुत सारे बच्चे रेगुलर अपना आंसर लिखते हैं, तो आप लोग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, और एक दूसरे का आंसर एनालिसिस जरूर करिएगा। बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखकर भी पोस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि लिखकर पोस्ट करना, इससे आसानी से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। ये स्टार वाली न्यूज़ है, मतलब कि ये आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इसी के साथ में कि समाज में क्या चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये न्यूज़ कवर की गई और किस तरीके से हमारे देश में जो महिलाएं हैं, खासकर जो यंग लड़कियां हैं, उनको किस तरीके से खरीद और फरोख्त की जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उनको खरीदा और बेचा जा रहा है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि मानव जो तस्करी की जा रही है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ देखने को मिलेगी, खासकर बॉर्डर स्टेट में, और माइनर्स के बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक ही न्यूज़ के अंदर में इतनी सारी चीज़ है कि आप लोग जो है बहुत सारा एक नॉलेज का भंडारा मिलने वाला है। बहुत ही आसान शब्दों में पूरा आर्टिकल कवर करूँगा, बहुत ही सही तरीके से। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मानव तस्करी को बेसिकली किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मूवी है जो रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखी होगी। मूवी का नाम क्या था बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रियल यहाँ पर गंगूबाई हैं और इनका रोल जो है वो आलिया भट्ट ने यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये इसी तरीके की जो महिलाएं होती हैं, देख तरीके से जाल में फंसाकर उनको ऐसे धंधे में डाल देना जहां पर उनको अपनी देह का व्यापार करना पड़े। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता था यहाँ पर। इस तरीके जब कंडीशन बनती है तो कई बार कई छोटी बच्चे भी होती हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से उनको सेव करना है। तो हमारे देश की जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी मिनिस्ट्री जो कि बच्चों पर ध्यान रखती है और महिलाओं पर ध्यान रखती है, उसने ये बोला है सारे राज्य को, खासकर वो राज्य जो कि बॉर्डर एरिया वाले राज्य हैं, खासकर कौन से राज्य जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन हो गया, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पर आएंगे तो मेघालय हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। इधर आप लोग जाएंगे तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, और लद्दाख मैंने आप लोग को बता दिया। ये वो राज्य हैं जो कि बॉर्डर राज्य हैं। बॉर्डर राज्य में एक एरिया से दूसरे एरिया में महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता है, खासकर उनकी तस्करी की जाती है, जिसको आप लोग नॉर्मल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से भी जानते हैं।
ये जो शब्द होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको हिंदी में आप लोग मानव तस्करी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इंसान को जो है एक ऐसे धंधे में धकेल देना जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ हो, और इलीगल तरीका है ये, इलीगल एक तरीके से इसको माना जाता है। चाहे आप लोग किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इसके बारे में बात करें तो ये वैलिड नहीं, यानी कि इसमें ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या होता है जब किसी को इस तरीके से ले जाया जाता है, खासकर अगर विदेशों में ले गए तो उनका पासपोर्ट अपने पास में रख लिया जाता है, वहां पर उनसे फोर्स लेबर कराया जाता है, सेक्चुअली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इवन उनके ऑर्गन तक निकाल कर बेच दिए जाते हैं, यहां तक भी घटिया हरकतें देखने को मिलती है। तो इंसानियत का सबसे घिनौना चेहरा अगर आप लोगों को देखना है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे भी जो बड़ी बात है यहाँ पर वो आप लोग देख सकते हैं कि खासकर जब वो बच्चे हों छोटी छोटी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिन्होंने अब तक दुनिया भी नहीं देखी है तो उस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें उनके साथ में होने लगती हैं तो क्या उनको फील होता होगा। उनको थ्रेट दी जाती है, उनके साथ में फ्रॉड किया जाता है, गलत तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। और ये आज की डेट में जो हमारे पड़ोसी देश है ना, जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो बॉर्डर लगते हुए राज्य हैं, खासकर बॉर्डर लगती हुई कंट्री हैं, तो उनमें आप लोगों को यहाँ पर मेन सोर्स देखने को मिलेगा इन सब चीजों का। तो इसलिए यहां पर मिनिस्ट्री ने फोकस देकर बोला है किसके लिए, कि बॉर्डर स्टेट, खासकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं उनके ऊपर फोकस देना है। और दोनों के लिए बोला है, स्टेट भी बोला है और यूनियन टेरिटरी बोला है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्यों बोला है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसलिए बोला है क्योंकि आप लोगों को यहां पर यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिलेगी जब इंटरनेशनल बॉर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर सेंटर ने बोला है कि जितना पैसा चाहिए ले जाओ, पर लेकिन इन चीजों को आप लोग को रोकना है। कोई भी यहां पर गंगूबाई जैसी कोई इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए कि उस महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ इस देह व्यापार में धकेला जा रहा है। देखिए नॉर्मली तो कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसके साथ में कुछ ऐसा हो, पर लेकिन कई बार मजबूरन कुछ औरतें इस एरिया को चूज करती हैं अपने आप, की मजबूरी बन जाती हैं, अपनी मर्जी से नहीं मजबूरी बन जाती हैं, और कईयों को गलत तरीके से इसमें ढकेला जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके ऊपर एक जजमेंट में बोला कि अगर कोई अपने आप से यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जाती है, एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन में एंट्री करती है, तो उसको वर्क की तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि उसने बेसिकली इसको अर्निंग का सोर्स बना लिया है, तो उसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये उसका काम है। और आप लोगों ने सुना होगा कि धंधा कोई भी एक तरीके से, उन्हें कहते हैं कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता, जिस इंसान में जिस तरीके की कैपेबिलिटी जैसी कोई किस तरीके से कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, पर लेकिन फोर्सफुल्ली किसी से कराना, जबरदस्ती, वो बिल्कुल गलत है, वो कानूनन अपराध है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब संविधान के अंदर में आप लोग जाते हैं तो पार्ट 3 में जब आप लोग एंट्री करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसमें जो 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये रिसेंटली अभी यूपीएससी ने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, याद भी होगा आप लोगों को। तो यहां पर क्या होता है, ये प्रोहिबिट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो भी बेगार होती है, खासकर जो फोर्स लेबर होती है बिना पेमेंट के, तो आर्टिकल 23 उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एपीएफसी का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, यहां से क्वेश्चन आप लोग के बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं वहां पर। इसी के साथ में आर्टिकल 24 छोटे बच्चों के लिए बात करता है कि उनको गलत तरीके से फैक्ट्री या फिर माइंस के अंदर में नहीं लगाना है, उनसे जबरन कोई जबरदस्ती नहीं करानी है। नॉर्मली एक मूवी है स्लमडॉग मिलियनर, वो एक बड़ा ही घिनौना सा चेहरा दिखाती है इस पर्टिकुलर एरिया का। किस किस ने देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लेना। ऐसी मूवीज आप लोगों को एक अवेयरनेस बेसिकली कराती हैं कि आगे आप लोग जब इसी पोस्ट पर जाकर बैठोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, और आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी घटिया घिनौनी हरकतें अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी तो उनको आप लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अभी यहां पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, एक तो होता है कि इंसान के पास में पैसा नहीं है, वो फिर भी चलता है कि यार पैसा नहीं है तो इसलिए ये इंसान काम नहीं कर पाया, उसकी मजबूरी थी। पर लेकिन ये सबसे बुरी बात ये लगती है, पैसा होते होते भी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाना। 33% निर्भया फंड जो है वो अनयूटिलाइज रहता है। ये निर्भया फंड क्या है? ये निर्भया फंड वही फंड है जब 2012 में आप लोगों को पता है देश में दहलाने वाला दिल्ली के अंदर में रेप केस हुआ था, तो उस टाइम पर उस लड़की के नाम पर जिसका नाम निर्भया रख दिया गया था, उसी के नाम पर निर्भया फंड यहां पर स्टार्ट किया गया था, ताकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सपोर्ट किया जा सके, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चीजें हैं उनको रोका जा सके, और देश के अंदर में जो महिला है उनको सेफ सिक्योर फील कराया जा सके, उसके लिए फंड स्टार्ट किया गया था। तो ये फंड भी यहां पर 33% ओनली यूटिलाइजेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो याद रखना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंशियल प्रोवाइड कराती है अंडर निर्भया फंड, यानी कि ये फंड भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि सिस्टमेटिक वे में पैसा दे देने से ही काम नहीं चलेगा, उस फंड का यूटिलाइजेशन होना भी यहां पर जरूरी है।
इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मिशन वात्सल्य चलाया गया था। ये सेंट्रल स्कीम है जिसमें प्रोटेक्शन एंड द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन की बात की गई थी। तो यहां पर एक तो महिला, ऊपर से लड़की, बेसिकली बच्ची महिला, मतलब बच्ची लड़की, उसके साथ में इस तरीके की घिनौनी हरकतें होती हैं। तो ये बहुत ही गलत एक तरीके से एक यंग जनरेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो इसलिए जरूरी है इसको यहां पर रोकना। तो जैसे मैंने बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मानव तस्करी होती है, किस किस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा। पर अभी मुद्दा क्या है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि हमारे पड़ोसी देश में कहां कहां देखने को मिलता है, ये मैंने बता दिया। और 2 आर्टिकल जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, अगर इनको मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर का जो मुंह है वो गोभी के फूल जैसा खिलकर एक तरीके से खिलखिला उठेगा कि वाह, सारी चीज जानता है बंदा। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर यह कि इस तरीके की फॉर्म क्या है, यानी कि किस किस फॉर्म में आप लोग बोल सकते हो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। यानी कि जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, यानी कि कहीं से उठाकर लाए बच्ची को और यहां पर बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उसको डाल दिया, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैटेगरी में आता है। फोर्स लेबर, जबरदस्ती मजदूरी करवाना इंसान से। एक इंसान है कि वो जॉब के लिए एग्जाम देता है, एग्जाम होने के बाद में वो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद में वो जॉब करता है प्रॉपर सिस्टमेटिक में, उसको सैलरी मिलती है, सारी चीजें देखने को मिलती है, तो वो अपनी मर्जी से वहां पर जा रहा है। पर लेकिन फोर्सफुली उससे काम कराना ये गलत बात है। बॉन्डेड लेबर आप लोगों को देखने को मिलता है, सामने वाले को उधारी दे देना इतनी सारी कि वो उसको चुकता ही ना कर पाए। और उसके बाद में फिर क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा था ना जब मूवी आई थी रिसेंटली अभी, जो मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा। वो स्टार्टिंग में जब कहता है ना उसका बाप कहता है, दारूची रहता है उसका बाप, तो कहता है कि हाँ मेरे पास में पैसा नहीं है, तो कहता है कि पैसा नहीं है तो हमारे बेटे को रोक लो। ठीक है, तो उसके बेटे को जब कहता है तो फिर वो वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो वहां से भाग जाता है। इसी चक्कर में उसकी माँ कहती है भाग बेटा। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है अगर इसको ढंग से आप लोग समझोगे, यानी कि बाप ने बदतमीजी काटी, अब बच्चे जो है यहां पर उसको झेल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे यहां पर डोमेस्टिक, इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली सर्विट्यूड, इसको बोलते हैं दास। दास बना लेना सामने वाले को, ये आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। जो मूवी अभी आई थी बेसिकली खिलजी वाली, जिसका पद्मावत मूवी का नाम था, वो क्या है, वो एक तरह का दासी तो है कि ये मेरा स्लेव बन गया, उसको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे घर में जानवर होते हैं, घर में जानवर दूध दे रहे हैं, उनको बस चारा मिल रहा है, ये खाना पीना मिल रहा है और वो घर में ही है वहां पर। तो ये क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं बेसिकली सर्विट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है दास प्रथा, और खासकर घरों में इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। मतलब सुनकर भी हैरानी होती है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फॉरेन में रहते हैं और यहाँ से बच्चों को गोद लेकर चले जाते हैं, वो वहाँ पर उनको घर पर सर्वेंट बनाकर रखते हैं और यहाँ पर लेकर जाते हैं कि हमारे पास में बच्चा नहीं है इसलिए बच्चे को गोद ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे कानून ऐसे यहाँ पर भी सख्त किए गए हैं ताकि इस तरीके की घटिया हरकत कोई करता हुआ नजर न आए। इसी के साथ में ऑर्गन रिमूव कर देना, ये आयुष्मान खुराना की एक मूवी थी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आयुष्मान खुराना गंधे का रोल प्ले करता है। उस मूवी में यहां पर ये चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से इंसान के ऑर्गन जो है वो निकाल लिए जाते हैं। तो ये भी एक दर लेवल की घटिया हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। फोर्स बेगिंग, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आप लोगों ने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखी हो, देखो ये सारी मूवीज बनी है इन चीजों के ऊपर, इसका मतलब समाज में ये कुरीतियां हैं, तो इसको रोकना जरूरी है। तो फोर्स बेगिंग यानी कि जबरदस्ती सामने वाले से उधारी एक तरीके से भीख मंगवाना, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इसके ऊपर अभी आप लोगों को पता है हमारा जो नाम था एक पर्टिकुलर लिस्ट में इंटरनेशनल लेवल पर, हमारा नाम वहां से हटा दिया गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते थे कि वहां पर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको हथियार सिखाकर हथियारबंद उनको सैनिक बनाया जाता था, जिसकी वजह से यहां पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो इसलिए अभी हम लोगों ने काफी सारे हद तक चीजें सुधार ली हैं, तो हमारा नाम अभी वहां से हट गया है। तो ये काफी एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हो। तो ये भी यहां पर मेंशन है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे, यानी कि ये वो सारी चीजें जो यहां पर मेंशन कर रखी हैं कि ये सारी इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। फोर्स मैरिज, जबरदस्ती शादी कर लेना, आप लोगों ने देखा होगा जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, कई बार तो उधारी ले रखी है तो इसलिए शादी कर दे। पुरानी मूवियां उठाकर देखना, वो आप लोगों को मैक्सिमम ऐसी देखने को मिलेगी कि जमींदार से उधारी ले रखी थी, अब उस जमींदार को बेसिकली शादी करने के लिए यहां पर बोल दिया। उसको तो छोड़ो, अभी रिसेंटली जो एस्पायरेंट जो सीरीज अभी आप लोगों ने यूट्यूब पर अगर देखी है, उसमें वो लड़की तैयारी कर रही है और उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी बुआ से पैसे ले लेते हैं उधार, तो कहती है कि हाँ किसी निठल्ले से मेरी बात करा रही है, उससे शादी करने की बातें कर रही है, यानी कि उधारी ले ली तो अब उससे उसकी शादी करा देना, ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। देखा ना आप लोगों ने, तो ये सारी कंडीशन क्या होती है, ये रियलिटी आप लोगों को इस समाज में देखने को मिलती है, जिनके ऊपर बेसिकली नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहां पर इस तरीके की बातें मिनिस्ट्री जो है यहां पर कर रही है ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, वरना ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और खुद अगर आप लोग आज के डेट में डेटा उठाकर देखोगे तो कई सारे इनिशिएटिव हैं, और इवन अगर बात करूं स्टैटिस्टिक के बारे में,
हमारे देश के अंदर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की तस्करी यानी कि मानव की तस्करी में खुद सरकार ने डेटा दिया है, यानी कि गवर्नमेंट खुद साक्षात्कार आकर प्रस्तुत कर रही है अपना, कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि 6533 विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के देखने को मिले थे, जिसमें से दो, आप लोग देखिए ये जो नंबर है ना इनको रटना नहीं है, पर हाँ ऐसा याद रखना कि एटलीस्ट कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2189 आप लोगों केस जो है यानी कि 2189 केस जो है फाइल किए गए थे लास्ट ईयर, ये यहां पर अंडर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं आउट ऑफ 4062 जो विक्टिम है वो फीमेल थी और बाकी के मेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि ये मत सोचना कि ये काम जो है बेसिकली लड़कियों के साथ में ही होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इससे अंदाजा लगा ले लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, यहां पर दोनों इस बुरी कंडीशन का शिकार बनते हैं। अगर बात करें 2087 विक्टिम जो थे वो माइनर थे, जिनकी एज जो है वो 18 साल से नीचे आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और सोचने के लिए मजबूर करने वाला तो ये डेटा है, जब माइनर यानी कि 18 साल से नीचे की बात करते हैं तो ज्यादातर आप लोगों को लड़के देखने को मिलते हैं, अगर एज कंपेयर टू लड़की के बारे में बात करें, यानी कि लड़के ज्यादा शिकार यहां पर होते हैं। तो ये तो बात ही एक अलग लेवल की हो गई, यानी कि नॉर्मली बोलते हैं कि लड़कियां यहां पर इसका शिकार बनती हैं, पर लेकिन स्लमडॉग मिलियनेयर जिसे मैंने मूवी आप लोगों को बताई, अगर उसको आप लोग ध्यान से देखोगे उसमें मैक्सिमम आप लोगों को छोटे बच्चे नजर आएंगे जिनको यहां पर इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 2021 में अगर स्टेट वाइज आप लोग देखोगे तो अगर स्टेट फीसेस की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तेलंगाना में सबसे ज्यादा केस थे यहां पर 347, महाराष्ट्र में 322 और इसी के साथ में आसाम में 203 केस। तो यानी कि सबसे ज्यादा तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और फिर आप लोगों को देखने को मिले आसाम। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यानी कि पूरे देश के अंदर में है, यहां पर हो गया तेलंगाना, यहां पर हो गया महाराष्ट्र और यहां पर हो गया आसाम। तो ये सबसे ज्यादा केसेस के शिकार यहां पर निकल कर आते हैं, किसके? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की जब बात करते हैं तो उसने यहां पर इन चीजों के बारे में यहां पर पता लगाया कि इस तरीके से केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ये तो रजिस्टर किए हुए केस बता रहा हूं और आप लोगों को पता होगा कि हमेशा रजिस्टर चीजें कम होती हैं एज कंपेयर टू जितना समाज में चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है रोकने के लिए? सरकार बहुत सारी चीजें चलाती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि कोई इनिशिएटिव नहीं है, बस यही है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी इंप्लीमेंटेशन में कमी रहती है। हमारे देश के अंदर में इसके लिए कानून तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये है 1956 का। तो ये कानून है यहां पर इस चीज को रोकने के लिए कि यहां पर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसी का न देखने को मिले। इसी के साथ में आप लोगों ने कई सारे कानून और भी पढ़े हैं, मैंने पहले पढ़ाए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज के बारे में बात की जाती है, बच्चों की शादी की जाती है, ये 2006 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। बॉन्डेड लेबर सिस्टम हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलता है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम ये 1976 का है, ये समझ लो आप लोग। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ये 1986 का है, यानी कि तब से भी यहां पर कानून है, जब तक तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, आप लोग ये देख लो, ठीक है। इसी के साथ में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1994 का। यानी कि इतने सारे कानून हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर में ये कानून नहीं है, पर फिर भी केसेस हो रहे हैं ना। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने पोक्सो के बारे में सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ये केस तो डायरेक्ट आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, 2012 का था बेसिकली यहां पर, जिसमें बहुत ही तकड़ी सजा तक सुनाई गई कि यहां पर इंसान को फांसी पर लटका दो अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को कानून देखने को मिलेंगे। ये तो अपने देश की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन का UNCTOC है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि एक देश से दूसरे देश में अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो यहां पर इसको रोकने की बात की जाती है और हमारे देश ने इसको रेक्टिफाई कर रखा है। रेक्टिफाइड का मतलब क्या है? हमारी पार्लियामेंट ने बाकायदा इसको एक्सेप्ट कर रखा है। इसी के साथ में साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि जो सार्क कंट्री हैं उसमें प्रिवेंशन एंड कम्बेटिंग ट्रैफिकिंग वुमेन के बारे में बात की जाती है, वो भी इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कानून है, हमारे देश के अंदर भी कानून है, पर लेकिन फिर भी इतने सारे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इनकी जड़ें समझ सकते हैं आप लोग कितने गहराई तक यहां पर पहुंची हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। आखिर इसका रूट कोज क्या है? आखिर कोई ऐसी हरकतें करता क्यों है, कोई इनके चक्कर में आता क्यों है? अगर ध्यान से समझोगे, सबसे बड़ी और खतरनाक चीज तो है गरीबी और घर का न होना, ये समझ सकते हैं आप लोग। लैक ऑफ एजुकेशन और जॉब के चक्कर में, जॉब के लालच में ले जाया जाता है कई बार, ठीक है। परमानेंट या फिर टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी वजह से कहीं डिजास्टर हो गया, कहीं पर
एक तरह बाढ़ आ गई कहीं पर, एक तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ ईरान इराक साउथ कोरिया, ये सॉरी ईरान इराक नॉर्थ कोरिया, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया में तो कोई निकलता नहीं वहाँ से, बंदे ने इतने सख्त बेसिकली रूल बना रखे हैं। इसी के साथ में प्रोटेक्शन ढंग से नहीं मिल पाती है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट स्टेटलेस पर्सन इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर एक जेंडर के बीच में, सेक्चुअलिटी के बीच में, रिलीजन के नाम पर उस रिलीजन के लोग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो फलाना ढिमकाना है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से अगर किसी इंसान को सोचो एक मिनट के लिए इस चीज को फील करने की कोशिश करो। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, मान लीजिए मैं ही हूं, ठीक है, और मैं बहुत ही छोटा सा बच्चा हूं, अभी मेरी उम्र जो है वो 7 से 8 साल की है, और मुझे कोई उठाकर ले गया इस तरीके से, मुझे अभी दुनियादारी का कुछ पता भी नहीं है, और उसने कहा कि मुझसे भीख मांगनी है, क्या किया मतलब मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मेरी आंखें निकाल ली, फिर मुझे अंधा बना दिया, अब मुझसे भीख मंगवा रहा है, ठीक है। अपने ऊपर जब इस चीज को सोचते हैं ना, अंदर से आत्मा हिल उठती है भाई साहब। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक छोटा सा बच्चा यार, सोचो तो सही, एक बच्चे का चेहरा देखना मासूम सा, उसको ये सारी सिचुएशन से झेलना पड़ता है उसको, तो साइकोलॉजिकल कितना एक तरीके से इंपैक्ट पड़ता होगा, कैसे ट्रॉमा से वो गुजरता है, कैसी इंजरी देखने को मिलती है, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। मतलब उसका माइंड ही हिल जाता होगा इस इंसान का, तो यहाँ पर उसकी डिग्निटी, उसकी लाइफ, उसकी सिक्योरिटी सब बेसिकली तलैंडी में चली जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता, बॉन्डेड लेबर तक बना लेते हैं। और ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है जो आज के डेट में, जिसके बारे में मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। डेटा बहुत सारे मैंने प्रस्तुत कर रखे हैं, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, टोटल नंबर दे रखे हैं मेल और फीमेल के, यहाँ पर 18, 19, 20 के भी नंबर है आप लोग के साथ में, किनको सेक्सुअली असोल्ट किया गया है, किसको फोर्स लेबर में, किसको डोमेस्टिक सर्विट्यूट यानी कि दास प्रथा में ढेका गया है, जबरदस्ती शादी किसके साथ में की गई है। तो ये केसेस आप लोगों के सामने हैं अलग अलग टाइम के। तो यहाँ पर महाराष्ट्र टॉप पर था, तेलंगाना, दोनों एक साथ में थे, तो ये कुछ पुराने केसेस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि ये वो कहते नहीं गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करूं मेरा धंधा है, तो वो वाली बात यहाँ पर चल रही है। तो ये लोग इसके बारे में बात तो कर रहे हैं, पर लेकिन ये खतरनाक चीज है, क्यों, आखिर क्यों चल रही है। तो जो बोला गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करूं मेरा धंधा है, तो भाई साहब ग्लोबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री चलती है ये बाकायदा 32 बिलियन एनुअली, 32 बिलियन डॉलर, इनको रुपये में कन्वर्ट देखना भाई साहब। अगर ये पाकिस्तान को दे दिया जाए और श्रीलंका को दे दिया जाए ना, तो वो खिलखिला उठे। 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर के लिए रो रहे थे वो लोग कि हाँ कोई हमें दे दो, भीख मांग रहे थे उसके लिए। ये 32 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है यहाँ पर। 50% जो यहाँ पर कोई फंसता है ना, वो सारे के सारे 16 साल से नीचे के बच्चे होते हैं यार, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर 6 लाख से 8 लाख तक जो है ट्रैफिकिंग किए जाते हैं एवरी ईयर। इंटरनेशनल बॉर्डर एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचा दिया उनको एक तरीके से वहां से निकाल कर एक तरीके से ना जबरदस्ती। यहाँ पर 80% ऑफ इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। और एक्सप्लॉयटेशन किसी का लेबर की तरीके से हो रहा है और किसी का एक तरीके से वुमेन को आप लोगों को मैंने बताई थी यहां पर। तो ये इसलिए यहां पर इसको रोकने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। ये फिर से डेटा है कि हमारे देश में कहां पर किस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक ये डेटा है 2011 से लेकर 2019 तक का, जबरदस्ती जिनके साथ में यहां पर ये चीज देखने को मिली है। तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट यहां से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सारी चीजें इस तरीके से बता दी ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर न रहे। क्वेश्चन आप लोग देख लो यहां पर, जैसे फोर्स लेबर इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग को बताया अभी यहां पर आंसर आप लोग दे दीजिए डायरेक्टली। आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहां पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आप लोगों से पूछे भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला क्वेश्चन है। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप लोगों से पूछ ले तो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसका आंसर देना। और ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा गया है, जहां जहां इनकरेक्ट पूछा जा सके वहां थोड़े से सतर्क लोंडे बन जाया करो, वरना फालतू में क्वेश्चन को गलत करके बैठ जाओगे, ठीक है। इसी के साथ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, देख लो भाई साहब आप लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी यहाँ पर पूछ लिया आप लोगों से, किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है। सारे गलत धंधे जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पहले का आंसर जो है वो आप लोग क्या देखने को मिलेगा, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी डिस्कस किया था ए, और दूसरे वाले का आंसर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप लोगों के सामने डी है, ठीक है। यानी कि कोई सा भी नहीं है, इनकरेक्ट वाला पूछा गया है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो यार कि आप लोग हर तरीके से अब आंसर दे पाओगे। यहाँ पर सारी चीजें एक एक कर आप लोगों को समझा दी। निर्भया फंड के बारे में बता दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बता दिया, इंडिया के अंदर में कहां पर स्टेट के लिए कौन कौन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, इसके बारे में स्टैटिस्टिक क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कानून आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इंडिया के क्या कानून है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दी। क्या क्या कोज रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्या क्या डेटा है, और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने।
इस तरीके से तैयार करो। देखो जितना खाओ उतना पचा पाओ, तो इसका मतलब कि सही तरीके से जा रहे हो, वरना इतना खा लिया कि पेट खराब हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। डाउट रह गया हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो बताना। ये नई नई स्कीम के द्वारा यहाँ पर भी स्टेट के द्वारा चीजें की गई हैं, सेंटर के द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो बताना जरूर, फीडबैक जरूर देना, अगर कहीं डाउट रह गया हो तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और ये मैंने जब यहाँ पर ईपीएफओ का जब कोर्स बेसिकली आया था उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी यहाँ पर, कि बेसिकली सारी जो वीडियो रहने वाली हैं ईपीएफओ में वो रिकॉर्डेड वीडियो रहने वाली हैं, क्योंकि मुझे हमेशा पसंद आता है, क्योंकि जब रिकॉर्डेड वीडियो आती हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें इंसान जो रहता है पढ़ाई पर फोकस कर पाता है। पर लेकिन फिर बहुत सारे बच्चों का मेला है कि सर लाइव वीडियो होनी चाहिए, लाइव वीडियो में मजा आता है, तो इसके चलते बहुत सारे बच्चे और टीचर ही बोले कि सर इंगेज बनती रहती है कि लाइव वीडियो आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया मुझे, और एक नहीं है कई सारे बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस हुआ है ईपीएफओ का, तो उसमें क्या रहता है कि रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, अपने हिसाब से उनकी स्पीड बढ़ाकर देख लो, जहां पर जाना है वहां पर रोक लो, आराम से काम कर लो, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पर लेकिन लाइव वीडियो में उनको टीचर के साथ में जो है वो लगकर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली जो बच्चे मेल कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिसको लगता है कि लाइव वीडियो देखनी है तो वो लाइव वीडियो देख सकता है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। लाइव वीडियो जब खत्म हो जाती है, प्रोसेसिंग में टाइम लेता है 2 से 3 घंटे, तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है जैसे ही लाइव खत्म होती है। तो ऐसा नहीं कि लाइव खत्म होते ही वीडियो नहीं रहेगी, और फिर आप लोग उसको देख सकते हैं बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने हिसाब से। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब लाइव वीडियो आदमी बेसिकली देखता है तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टीचर 2-4 बच्चों के डाउट भी ले लेता है, 2-4 इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं। तो कई सारे बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियो में ज्यादा कंटेंट मिल जाता था। देखो यार लाइव वीडियो में ना थोड़ा सा ये रहता है कि इंगेजमेंट बनी रहती है, और रिकॉर्डेड वीडियो अपनी जगह अच्छी लगती है, जिस इंसान को लगती है, जैसे मुझे रिकॉर्डेड वीडियो अच्छी लगती है, जिसको लाइव वीडियो अच्छी लगती है वो लाइव के पीछे परेशान रहते हैं कि सर लाइव वीडियो होनी चाहिए। तो जिसको लाइव देखनी है वो लाइव देख लिया करो जब भी आप लोग का टाइम टेबल रहता है, और रिकॉर्डेड देखनी है तो फिर आप लोग बाद में उसको रिकॉर्डेड देख लिया करो, उसको इंक्रीज कर। अच्छी बात यहाँ पर यह कि सजेशन जो इनके द्वारा दिया गया यहाँ पर, ये अच्छी बात क्या लगी कि क्वालिटी ऑफ योर बैच इज फंटेस्टिक, यानी कि सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है। एक बच्चा कह रहा है कि सर सारे टीचर अपने जैसे ही खोज दिए यार देखो जो टीचर है ना वो दिल और जान से पढ़ा रहे हैं, तो अपने जैसे क्या मतलब, जब इंसान पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता है ना तो उसमें मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी लगती है जब आप लोग इस तरीके से बोलते हो कि सर टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, जो मैंने आप लोगों को पहले बोली थी, मतलब एक तरीके से जब कोई इंसान पढ़ता है ना और पढ़ने के बाद में फिर से वो बोले कि हाँ मुझे यहीं से पढ़ना है, मतलब मैक्सिमम बच्चे मैंने आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें वो बच्चे हैं जो ईपीएफओ के बैच से आ रहे हैं, और अभी रिकमेंड भी कर रहे हैं, अभी बाहर के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। और इसी के साथ में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिनकी मतलब मैं नाम भी बताऊं तो मतलब आप लोग भी सोचोगे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब जिनकी फीस 2-2 लाख है वो स्लिप दिखा के यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। तो वो मुझे बड़ी एक तरीके से अच्छी चीज देखने को मिली, और वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यार वो दिल से आप लोगों को सैल्यूट है। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, मतलब ये आसान नहीं था इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, पर टीम जैसे बनी और सारी चीज़ें मैनेज हो पाई तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा हो गया। इसीलिए जो आप लोगों का अभी ऑप्शनल का जो बैच आने वाला है सोशियोलॉजी का, उसकी डेट डिसाइड हो गई है। कुछ वीडियो तो आप लोगों को अभी रिसेंटली देखने को मिल जाएगी, बाकी जो क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो होंगी 22 और 23 जुलाई से। 22 और 23 जुलाई से क्लास स्टार्ट होंगी, उसके एडमिशन जो है ओपन कर दिए जाएंगे मंडे से। तो जिसको उसमें कनेक्ट होना है वो उसमें कनेक्ट हो जाना। जो ऑलरेडी बच्चा एडमिशन ले चुका है यूपीएससी के बैच में, उनके लिए बहुत ही अच्छे वाला आप लोगों को एक तरीके से छूट देखने को मिलेगी, लगभग 50% की ऑप्शन सब्जेक्ट में। और जो बाहर से ऑलरेडी कोई कोर्स नहीं लिया है उसको अलग प्राइस रहेगा, और जो एसएलवी का ऑलरेडी बैच ले चुके हैं उनको लगभग 50% आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को छूट मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड की जा रही है। एक ऐसे इंसान यहाँ पर क्लास लेंगे जो खुद अपनी एग्जाम निकाल चुके हैं और ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाएंगे, और उनका अच्छा स्कोर रहा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में। तो ये आप लोग देख कर चलिएगा, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जल्दी आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके दोस्तों, आखिर लोगों को क्यों पढ़ाया लिखाया जाता है, और आखिर जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की, तो वहाँ पर क्यों आप लोगों को ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कहीं हेल्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, कहीं डिजास्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं, कहीं ज्योग्राफी के, कहीं पॉलिटी के, कहीं इकोनॉमी के, क्योंकि उनको पता है कि जब आप लोग बैठोगे ना उस पर्टिकुलर चेयर पर जाकर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग एंगल की आप लोगों के सामने आ सकती हैं। तो उनको सबको डील करना आप लोगों को आना चाहिए। दुनिया भर के डिपार्टमेंट आप लोगों के अंडर में देखने को मिलेंगे। आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हो, तो उस मालिक को सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जब ये टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी, यहाँ पर इसमें बात की जा रही है कि एक ऐसा कनेक्शन है अनीमिया और मैटरनल हेल्थ के बीच में कि आप लोग देखकर चौंक जाओगे। मतलब पहले अनीमिया आप लोगों को बताऊंगा,
फिर आखिर इसके साथ में मैटरनल हेल्थ का क्या मुद्दा है, यानी कि एक ऐसी माँ जो कि एक बच्चे को जन्म दे रही है या फिर दे चुकी है, तो उसकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर उसको एनीमिया की बीमारी होती है। और ये एक तरीके से इतना खतरनाक है कि इसका बेसिकली अगर कंडीशन खराब हो जाए तो फिर उसकी डेथ तक हो सकती है। तो यानी कि जान है तो जहान है, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर सोचिए कि कितनी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हेल्थ जीएस पेपर 2 में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी एक स्टडी कंडक्ट की गई, उसमें बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि ऐसी महिला जिसके पेट में बच्चा है, तो उसके लिए खासकर ऐसे देश में जहां पर गरीबी और भुखमरी है, यानी कि जहां पर कम कमाई होती है, एनीमिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो टर्म लिखी हुई है जिसको हेमोरेजिक आप लोग नॉर्मली बोलते हो, ये डेथ तक का यहाँ पर रिस्क बेसिकली कर सकता है। इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे, एक एक पॉइंट जो है ढंग से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो आप लोग रियलिटी में समझोगे कि ये चीज़ आज के टाइम में आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे। तो इसका मतलब ये कि कल को अगर आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ पर किसी महिला की डेथ हो जाती है इस सिचुएशन की वजह से, तो आप लोग समझ पाओगे कि आखिर रियलिटी में कंडीशन क्या थी कि उस महिला की डेथ हो गई। तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पढ़ाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले एनीमिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है। अगर एनीमिया के बारे में आप लोगों से कोई बात करें, आखिर क्या होता है एनीमिया? जो होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आप लोगों का ब्लड जो है उसमें रेड जो ब्लड सेल है जो खासकर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उनकी कमी होने लगती है। वो जितनी नॉर्मल होनी चाहिए शरीर के अंदर में उससे कम प्रोड्यूस होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि आप लोगों के शरीर के अंदर में अब ब्लड जो इधर उधर घूम रहा था और वो ऑक्सीजन को लेकर चल रहा था, अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा। तो इसकी वजह से शरीर जो है वो टूटा टूटा फील होगा, थका हुआ फील होगा और बहुत सारी दिक्कतें जो है खासकर शरीर में देखने को मिल सकती हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो जाए तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसकी आंखों के नीचे प्रॉब्लम होने लगेगी और भी बहुत सारी, मतलब एक तरीके से ना कोल्ड कफ, थका थका, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ में, ऐसा लगेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम का पहाड़ टूट गया इंसान के ऊपर में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हेमरेजिक है इसके बारे में अगर बात करें तो ये इतनी सारी ब्लीडिंग हो जाना बॉडी के अंदर में कि बेसिकली उसको कंट्रोल नहीं किया जाए और इसकी वजह से इंसान की डेथ तक जा सकती है, डेथ तक हो सकती है, एक कंडीशन है। तो शरीर के अंदर में अतिरिक्त जो रक्तस्राव का होना, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसके बारे में इसकी जो ग्रेविटी क्या है अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग यहां पर इससे समझोगे कि जब यहां पर कोई ऐसी मां जिसके पेट में बच्चा है और यहां पर वो एनीमिया अगर हो जाता है तो क्या कंडीशन बन सकती है। इंक्रीज होगा कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, यानी कि प्रेगनेंसी में यहाँ पर जो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जो बेबी पैदा होगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि माँ और बच्चे, यानी कि जच्चा और बच्चा, यानी कि दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। और ये ऐसा केस है जिसके बारे में रिसेंटली अभी एक मतलब फ्रेंड था, उसका भाई था, उसकी शादी हो रखी थी, तो उसकी वाइफ को बेसिकली कुछ दिक्कतें हो गई थी, उसके जो बेसिकली बेबी की डेथ हो गई थी पेट के अंदर ही। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। तो ये अभी रिसेंट का ही मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जन्म से पहले मृत्यु हो जाना, जन्म में मृत्यु हो जाना, जन्म के बाद में मृत्यु हो जाना, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन देखने को यहाँ पर मिलती है। इसी के साथ में फटीक और इसी के साथ में कमजोरी, यानी कि एक तरीके से वीकनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। थकान और वीकनेस, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं थकान और कमजोरी, तो ये देखने को मिलेगी। एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है, अगर कोई हल्का फुल्का सा भी अगर बॉडी के अंदर में कोई दिक्कत होती है तो उसको एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है यहाँ पर गर्भवती महिला के लिए, संभालना उसको कठिन हो जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या बात की जा रही है, ये यहाँ पर बात की जा रही है प्री क्लिम्पसिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्री क्लिम्पसिया ये जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, और इसको अगर आप लोगों को समझना है तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं इनसे भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जो कि शरीर के अंदर में इंसान की लीवर और किडनी को डैमेज करने का एक तरीके से काम रखता है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से बेसिकली डेथ हुई थी, जो मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दिया। 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से जब ऊपर इंसान चलने लगता है, यानी कि महिला जाने लगती है,
तो उस टाइम पर यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, ये यहाँ पर कंडीशन निकल कर आती है कि किडनी और लीवर के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर महिला की डेथ हो जाती है और बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमम चांस रहते हैं महिला की डेथ होने के। अच्छा मैंने महिला की एक्सट्रीमली सॉरी, वहाँ पर उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, बच्चा बच गया था, ठीक है। तो क्योंकि उसका जो है किडनी और लीवर जो है वो फेल हो गया था और यहाँ पर डॉक्टर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो। तो यानी कि माँ की जो है वो डेथ हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि अपने ही आप में कितनी खतरनाक कंडीशन ये क्रिएट कर दी। यहाँ पर एक माँ की जान चलेगी एक बच्चे को जन्म देते हुए, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर है, जो कि आराम से होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है एक तरीके से जब यहाँ पर देखता है तो ये कंडीशन ऐसी रहती है कि हाँ इंसान जो है इसी तरीके से पैदा होते हैं, और उसमें यहाँ पर अगर कंडीशन बने तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टपार्टम ये हेमोरजिक, ये क्या है बेसिकली, ये बोलते हैं कि जब वुमेन जो है उसमें हैवी ब्लीडिंग हो जाए, जब बेबी को बर्थ दिया जाता है यहाँ पर, तो तभी भी रेयर कंडीशन यहाँ पर बन जाती है, और इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन आप लोग एनीमिया के साथ में देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम न करना, वीक हो जाना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, और आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन यानी कि लोहे की कमी होना, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ऐसे खाने के लिए बोला जाता है जिसमें आयरन जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारी की सारी जो खासकर इन्फॉर्मेशन है, अगर कल को आप लोग डीएम बनते हो आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, खासकर जो लड़कियां अभी फिलहाल इसको देख रही हैं, खासकर जो एसएलवी फैमिली मेंबर है, आगे चलकर अगर जैसे यहाँ पर शादी होती है और जब बेबी को जन्म दिया जाता है, जो खासकर पढ़ा लिखा इंसान है वो इन सब चीज़ों के बारे में अगर जान रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रिकॉशन ले सकता है, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर सकता है। तो ये जरूरी है ये स्कूल कॉलेजेस में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए, ताकि जो बच्चे हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जान न जाए। ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो लिंक जैसा मैंने बताया, अगर बात करेंगे कि क्या क्या लिंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है बॉडी के अंदर में, जो यहाँ पर खासकर इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है, ब्लड जो यहाँ पर फैलता है, तो ग्लोबल लेवल पर भी आप लोगों को यहाँ पर बर्डन देखने को मिलता है। 500,000 वुमेन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में सफर करती हैं ये प्रॉब्लम को, यानी कि 50 लाख के करीब आप लोगों को 5 लाख के करीब महिला जो है आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करती है, यहाँ पर नजर आएगी। 500 बिलियन बोला गया है, नहीं यार ये तो मैं मिलियन सोच रहा था। इसको थोड़ा सा समझाई देता हूं, कई सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। 1 बिलियन की जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़, ठीक है। और जब यहाँ पर बोला इसने 500 बिलियन, तो इसका मतलब 1/2 बिलियन हो गया, यहाँ पर 500 बिलियन हो गया, तो इसका मतलब हो गया 50 करोड़। ये समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि इतनी महिलाएं जो हैं वो जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर काम करना कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इसको काउंट करना चाहते हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो यानी कि आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगाकर देखिए कितनी बड़ी संख्या ये आप लोगों के सामने निकल कर आती है। जो यहाँ पर पोस्टपार्टम ये हेमरेज जो है बेसिकली, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रिस्क है, जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और मैटरनल डेथ तक भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, खासकर ऐसे देश में जैसे पाकिस्तान, नाइजीरिया, तंजानिया, जाम्बिया। इन देश में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बर्थ से पहले भी और बर्थ के बाद भी यहाँ पर इस ब्लीडिंग से यहाँ पर जूझती है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि प्री बर्थ हेमरेज, दोनों जगह आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से जैसा मैंने बताया कि 50 करोड़ के करीब महिलाएं इसको फेस कर रही हैं, तो अंदाजा आप लोग लगाइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दें, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज जो है यहाँ पर, जिसको पीपीएच आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, WHO के हिसाब से यहाँ पर बोला गया कि कॉमनली डिफाइन किया जाता है कि ब्लड लॉस ये 500 मिलियन या फिर इससे ज़्यादा 24 आवर के अंदर में हो जाता है आफ्टर बर्थ, तो दिक्कत हो जाती है। इनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, पर लेकिन ब्लड लॉस बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पर सीवियर कैटेगरी में हो जाता है। जब 1000 मिलीलीटर से ऊपर चला जाता है विद इन 24 आवर, तो फिर कंडीशन खराब हो जाती है। और मैटरनल डेथ की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि 99% जो मैटरनल डेथ होती है यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में, ये आज की डेट में हाफ ऑफ जो है यहाँ पर जो डेथ ओकर हो रही है सब सहारन अफ्रीका में या अदर, वो इसी की वजह से हो रही है। तो यानी कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है और उस ब्लीडिंग को रोक ना पाना, ये बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी लो इनकम कंट्री में, वो देश जो कि गरीब है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर जान जाती हुई नजर आती है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, खासकर जहां गरीब तबका होता है सोसाइटी का, वहां पर ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं दे पाते हैं। आप लोगों ने देखा हो घरों में कई बार जो बच्चे को जन्म देने के लिए भी दाई होती हैं,
वो यहाँ पर काम करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे इनिशिएटिव लेना है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आज के दिन में सोसाइटी में हम लोग को चीज़ देखने को मिलती है। इसे कहते हैं डिलीवरी जो होनी चाहिए वो एक ऑथेंटिक इंसान के हाथों ही होनी चाहिए आज के दिन में, खासकर जितनी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव है उन पर फोकस दे सकते हैं, चैलेंज क्या क्या है उनको देखना, कल्चर और सोशल कंसिडरेशन भी होता है कई सारी सोसाइटी में देखते हैं, जैसे मैंने बोला आज के डेट में खासकर हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी नहीं हो रही है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर आउटरीच प्रोग्राम भी होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचाई जा सके। एनीमिया के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि ये कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल जो मैंने अभी बताया, या फिर बोले हीमोग्लोबिन, तो वो कम होता है जितना नॉर्मल होना चाहिए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर घट जाती है, और इसकी वजह से सारी कंडीशन दिक्कतें देखने को मिलती हैं जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किए, ये सारी यहाँ पर इन्होंने लिख कर बता दी है। और इसकी वजह से जो दुनिया भर के कंसर्न होते हैं, तो पूरी स्लाइड भरी हुई है यहाँ पर, ये किसकी वजह से होता है ये भी बता दिए यहाँ पर। तो आप लोग याद रखते हैं, खासकर लड़कियां जिनकी पीरियड साइकिल चलती है, तो उनके लिए अपनी डाइट पर फोकस देना बहुत जरूरी है। इसमें डाइट में आप लोग वेजिटेबल या फिर जो प्रोटीन रिच फूड है, अगर वेज या फिर नॉन वेज के हिसाब से आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में कई और फैक्टर यहाँ पर जैसे बताए गए हैं, जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, ये इस तरीके से आयरन की कमी होना, खासकर ये सारी चीजें हैं। आयरन डेफिशिएंसी बहुत मेजर कोज माना जाता है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर हैवी पीरियड साइकिल या ब्लड डिसऑर्डर की, ये इन सब चीज़ों की वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लो विटामिन इनटेक, तो आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट माना गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हाई पॉपुलेशन, और जो बेसिकली आप लोग देखें यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि हाई पॉपुलेशन है और न्यूट्रिशन डेप्रीवेशन है, तो वहां पर भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जनता जनार्दन ज्यादा है पर लेकिन खाना पीना प्रॉपर मिल नहीं रहा है। ठीक है, ओवर इम्फेसिस ऑन सीरियल्स, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी कि एक बैलेंस डाइट लेना, जैसे INA इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस को मैं एक बैलेंस डाइट बोलता हूं, ऐसे ही बैलेंस डाइट के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जब जाकर चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें यहाँ पर कि ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो वो सारा बिल्कुल डॉक्टर बनने वाली बात हो जाएगी, पर फिर भी स्लाइड में डाल देता हूँ कई बार, जैसे आप लोग स्लाइड डाउनलोड करते हैं, ताकि रिवीजन करते टाइम अगर किसी को दिक्कत आए तो यहाँ पर ये सारी स्लाइड भी आप लोगों को मिल जाए। एक्स्ट्रा चीजें मैं डाल देता हूँ। इंडिया के अंदर में अगर बात करें, हमारे देश के अंदर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है 2019 से 21 तक आया, उसने बताया था 57% वुमेन जो है एज 15 से लेके 49 तक का वो एनीमिया की शिकार है। 67% जो चिल्ड्रंस है बिटवीन 6, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6 मंथ से 49, जो 59 मंथ तक का, उनको भी सेम प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। ये भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा बोला गया, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोट किया कि एनीमिया जो है पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है, और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में आज की डेट में डाल रहा है। गवर्नमेंट के दुनिया भर के इनिशिएटिव है, जिससे एनीमिया मुक्त भारत बाकायदा इसी के लिए चलाया गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान, अगर बात करें इंटीग्रेटेड, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, मिड डे मील बच्चों के लिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना, ये खासकर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 9th मंथ, जो 9th एवरी मंथ में यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर जो है वो कनेक्ट करते हैं इनके साथ में। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक के बारे में बात की जा रही है। आयरन और इसी के साथ में फोलिक एसिड की सप्लीमेंट गोलियां दी जाती हैं। सरकार ने इनिशिएटिव चला रखे हैं, पर लेकिन कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो ये गोलियां भी नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कई बार भर भर के दे देते हैं। तो ये एनीमिया मुक्त यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 666 स्ट्रेटजी किसके लिए है? ये एनीमिया मुक्त के लिए है। तो यहाँ पर 6 से लेके 49 की एज के बीच में, 5 से लेके 9 की एज के बीच के बच्चे, एडोलेसेंट महिला, वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, तो इनको सबको काउंट करने की बात की जा रही है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ पर सरकार लॉन्च करती है इसी पर्टिकुलर पर्पज से। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन है, और इसके ऊपर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, इससे रिलेटेड कौन सा है अगर बात की जाए तो क्या आंसर आप लोगों का सही होगा यहाँ पर? तो बात की जा रही है यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, मिड डे मील स्कीम। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन हेल्थ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई। तो आप लोग देखते हैं नेशनल जो मिशन है उसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से बन जाए तो आप लोगों को याद रखना है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर पीपीएच के बारे में पूछे, पोस्ट टर्म जो बेसिकली हेमरेज के बारे में, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो भी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। तो सारी की सारी स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट डी है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कितने कितने यहाँ पर ये होना चाहिए, तो इनको थोड़ा रुक के अटेम्प्ट करना। एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप लोग एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं।
तो पढ़ने के बाद में थोड़ा लेट अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग इनकी ग्रेविटी समझ पाओगे, क्योंकि पढ़ने के तुरंत बाद तो आप लोग आंसर दे दोगे, पर पढ़ने के थोड़ा टाइम बाद में जब आप लोग आंसर दोगे तो पता चलेगा कितनी चीजें याद हैं और कितनी चीजें याद नहीं है। तो अपने आप को चैलेंज करना सीखो, क्योंकि चैलेंज करोगे तो ही अपने आप को चेंज करोगे, वरना सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। और खासकर जो लड़कियां हैं वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे पीरियड साइकिल आती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, खासकर इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन में। तो इसलिए अपनी हेल्थ का खासकर ध्यान उसमें टाइम पर ज्यादा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे डील करना है। ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर कोई बड़ा भाई बहन अगर सुन रहा है तो छोटे भाई बहन को यहाँ पर बता सकता है ये सारी चीजें। तो अगर ये चीजें शेयर करोगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक तरीके से अवेयरनेस फैलाओगे और कई सारे लोगों की जान जाने से बच जाती है इन चीजों से। ठीक है, अगर पता होता है। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। डाउट हो तो बताना, उस डाउट को दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, डाउन टू अर्थ बहुत ही रेप्यूटेड एक मैगजीन है जिसमें ये आर्टिकल छापा गया है और यहां पर बात की जा रही है वॉश के बारे में। और ये जो वॉश है ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो यूपीएससी 2017 में इस वॉश के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर राइटिंग में भी आप लोगों से ये वॉश जो है वो पूछा जा चुका है। तो ये जो वॉश है इसके बारे में बोला गया है कि अनसेफ वॉश बिहाइंड ये 3,95,000 डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 2019 में ये WHO ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कई बार डेटा जो है थोड़ा पुराना रहता है, क्योंकि WHO जो है वो कई बार टाइम लेके तसल्ली में एक तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और कई बार एनालिसिस करने के लिए जो मैगजीन है ये पुराने आर्टिकल भी उठाते हैं। पर लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या कंडीशन चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिखा दिया ना कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी खुद क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी आंसर राइटिंग के लिए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहले तो जिसको वॉश के बारे में नहीं पता उसका ये समझो कि ये आर्टिकल जो है वो तलैंडी में चला गया, इनके आंसर वो नहीं लिख पाएगा अगर उसको वॉश के बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है उसको। ठीक है, वॉश का मतलब होता है वाटर, एस का मतलब WA का मतलब हो गया वाटर, एस का मतलब हो गया सैनिटेशन, यानी कि पानी, साफ सफाई, और हाइजीन, साफ सफाई आप लोग बोल सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें। ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग यहाँ पर जो हेल्थ वाला बेसिकली पेपर है, बेसिकली हेल्थ वाला जो जीएस का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 का, उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं ना 7वें शेड्यूल में, तो याद रखना 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हेल्थ है उसको कहां पर रखा गया है, उसको स्टेट लिस्ट के अंदर में रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनसेफ ड्रिंकिंग, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये रेस्पॉन्सिबल है कि यहां पर 3,95,000, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 4 लाख डेथ यहां पर हुई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो पहला तो क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा रिसेंटली अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि यहां पर इतने सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई यहां पर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बेसिक चीज है यार, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही हाईफाई चीज पूछ लिया आप लोगों से कि लोगों की डेथ हो रही है, यहाँ पर क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बन रही है, और जो बच्चों की डेथ हो रही है उसमें क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये बेसिकली बताया गया कि जो लगभग 4 लाख जो बच्चे हैं इनकी एज 5 साल के नीचे की है। तो आप लोगों को पता है 5 साल के नीचे का जो बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम कितना वीक होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो बच्चों की डायरा की जो डेथ हुई है वो डायरा की वजह से हुई है। डायरा क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को दस्त लग जाना, और दस्त सबसे ज्यादा जान लेकर जाते हैं। और ये अगर गलत तरीका खाना पीना ये सब कुछ बच्चे को मिलता है तो फिर वो उसको रुक नहीं पाती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दायरा की वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 2,73,000 के करीब जो डेथ है, यानी कि आधे से ज्यादा जो डेथ है वो डायरे की वजह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी 1,12,000 के करीब ये बेसिकली उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अगर कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है 1,12,000 के करीब। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो इस तरीके की जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक इंसान के लिए एक ऐसी चीज बन गई है कि अगर इसके ऊपर फोकस नहीं दिया जाए तो ये जनरेशन तक बेकार कर रही है लोगों की। ठीक है, और इसी की वजह से कई सारे लोग जो हैं वो डेथ का शिकार होते हैं यहाँ पर। तो इसी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी और बीमारी हैं, जैसे सोयल ट्रांसमिटेड जिसको बोलते हैं बेसिकली हेमलिटीज। ठीक है, तो STH के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। 10% के करीब जो डिजीज बर्डन है वो मेल न्यूट्रिशन का देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा डेटा जो आप लोगों में बता रहा हूं, ये सारा का सारा डेटा आप लोगों को लिखित में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी खतरनाक चीज है यहाँ पर अगर साफ सफाई भी न रखी जाए।
कोविड 19 के टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार होना बंद हो गए थे। मतलब कोविड 19 से बीमार हो रहे थे वो अलग बात है, पर लेकिन जैसे वैसा बीमार ना पेट खराब होना, दस्त हो जाना, ये सब चीजें चलना वे नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोग जो है साफ सफाई का ध्यान रख रहे थे। खाना पीना जो बाहर खाना लोगों का बंद हो गया था। जैसे बोलते हैं ना, इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारे लोग जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो गए थे, टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम से ऑफिस आना, तो लोग जो है डिसिप्लिन में काम कर रहे थे। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सारी चीजें गलत नहीं होती हैं, अच्छी होती हैं। कोविड 19 ने हम लोगों को सिखा दिया साफ सफाई में रहना, अपनी चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड करना, हेल्थ की इंपॉर्टेंस कंट्री को समझा दी कि अगर हेल्थ को आप लोग ध्यान से लेके नहीं चलोगे तो कितनी बर्बादी का शिकार आप लोग बन सकते हो। तो ये चीजें भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर फोकस देना जरूरी है। और डब्ल्यूएचओ ने सारी रिपोर्ट तसल्ली में पब्लिश की है। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसी कैटेगरी जो कि यहां पर नेग्लेक्ट की जाती हैं, ऐसी बीमारियां, उनको भी यहां पर ये सपोर्ट करती हैं, यहां पर नजर आती हैं, ठीक है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में बात करें तो 1 बिलियन वर्ल्ड वाइड पुअरेस्ट कंट्री के जो लोग हैं लगभग 149 इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं। अब आप लोग समझ लो मैक्सिमम आप लोगों को एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी इन्हीं देशों में आप लोगों को देखने को मिलती है। 2.4 बिलियन जो लोग हैं उनको प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं मिल पाती है। मैंने बताया था ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में ऐसी ऐसी कंडीशन है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक फ्रेंड है मर्चेंट नेवी के अंदर में, और उससे एक दिन बातें हो रही थी तो बता रहा था कि क्या करते हैं, जैसे वो जाते हैं ना कहीं पर, जैसे शिप चला गया अफ्रीका के अंदर में, तो कई बार ना जैसे बचा कुचा कूड़ा जैसे फेंकने जाते हैं एक तरीके से, तो नहीं, एक जो किनारे देश, कोई तट पर की देश है वहां पर फेंकने, तो उसको भी लाने के लिए, उसको भी लेने के लिए वो लड़ते हैं आपस में। उस कूड़े में से कोई बिस्किट मिल गया, कोई कुछ बचा कुचा सामान मिल गया, उसके लिए भी लड़ते हैं। आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बात की जा रही है 663 मिलियन जो लोग हैं उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, और ये तो ऐसी कंडीशन है कि आने वाले टाइम में दुनिया भर में इसकी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ओपन डेफिकेशन यानी कि खुरे में शौच होना, ये भी एक खतरनाक लेवल की बीमारी क्रिएट करता है। ये सारी वो चीजें हैं जो खुद डब्ल्यूएचओ ने बताई हैं कि इसकी वजह से आज की डेट में ये जो जान जा रही है, ये रीजन है। और यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये अगर नहीं सुधरी तो ये और ज्यादा चीजों को ट्रिगर करेंगे। हालांकि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे हमारे देश में ले लो, जब से अभी यहां पर स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, बताइए किस साल में लॉन्च किया गया था और किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी पर उसको लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। पता ही होगा हालांकि। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें अगर इंसान को नहीं मिल पा रहा है तो ये समझो कि पार्ट 3 के अंदर में इंसान की फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहा है। अगर उसको साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है तो कैसी उसकी राइट टू लाइफ, भाई साहब उसकी तो राइट टू लाइफ जो है वो तलैंडी में चली गई। तो इसलिए यहां पर इसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। तो वॉश के अंदर में साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए इंसान को एटलीस्ट, है कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ में हेल्थ केयर की फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, इसको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए ग्लोबल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। यहां पर आप अपने लेवल पर जाकर देखोगे, जब आप लोगों को पता चलेगा कितनी सारी दिक्कत समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इनके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारी जो पिक्चर मैंने यहां पर लगा रखी है ये खुद डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से है यहां पर। ये तो वॉश इज ए क्रिटिकल फाइट अगेंस्ट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये बताया गया इसके द्वारा। तो प्रिवेंशन भी बात की जा रही है, यानी कि आप लोग इनको रोक भी सकते हो और इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि डिसेबल मेडिकल कोस्ट स्टिग्मा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। ये सोप के बारे में बात की जा रही है जिसमें डिजीज और पुअर्टी मिल जाती है। एक इंसान है जो काफी गरीब तबके का है और वो डिसेबल भी है, उसको कोई बीमारी लग जाती है तो और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो पुअर्टी और यहां पर पुअर एक्सेस टू द वॉश सर्विस, तो इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं इंसान की, ठीक है। इन्फेक्शन कोविड-19 आ गया, क्या पता कल को कोविड की जगह कोई मोविड आ गया, सोविड आ गया, तो कुछ और दिक्कतें देखने को मिल सकती है। कॉन्टेमिनेशन इन्वायरमेंट, ओपन डेफिकेशन के बारे में बात की मैंने, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना जरूरी है। तो साफ सफाई अगर हम लोग करते हैं तो हाथ अगर धोते हैं, आप लोग कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं, ठीक ठीक बताना, आप लोग खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं? ऐसे मतलब नहीं है तो ये अपनी आदत बना लो। आज तक ही शायद कभी ऐसा होगा मैंने बिना हाथ धुले हुए खाना खाया होगा, मतलब बचपन से ही आदत डाली यार ये, ठीक है। और ऐसे नहीं डली, एक बायोलॉजी के टीचर थे एक्चुअली उन्होंने ये आदत डलवाई थी, ठीक है। बचपन से ही मतलब एक तरीके खाना खाओ इस तरीके से, एक तरीके हाथ धुलो अपने। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग हमेशा जैसे उठने के बाद में खाना खा लिया तो हल्का सा कुल्ला जरूर करो एक बार,
और खाना अगर आप लोग सोते हो शाम को तो ब्रश करके सोते हो, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप लोग जिंदगी में इंक्लूड कर सकते हो। खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लो। सारी जिंदगी आप लोग की एक अच्छी आदतें अगर आप लोग बना रहे हैं ना, सारी जिंदगी आप लोग की आसान हो जाती है। ठीक है, कोशिश करो बाहर से पानी ना पियो। पानी अगर आप लोगों को पीना है वो घर पे ही अपना पियो, अपना घर का पानी लेकर जाओ बोतल में से, अपने आरओ में से, या फिर जो भी आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर साफ सुथरा पानी, ये सारी चीजें हाइजीन के बारे में बात की जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, हाइजीन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रीटमेंट फिर होना चाहिए, यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस फैसिलिटी मिलनी चाहिए ढंग से। इंडिविजुअल या फिर एक तरीके से जो भी फिजिकली जो इंपैयरमेंट है, सब चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से एक्सेसिबल होनी चाहिए चीज़ें। और जो स्टिग्मा होते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ें ऐसे सही नहीं है वैसे सही है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यार। जो चीज़ें हो सकता है कि पुराने टाइम पर वो चीज़ें सही थी, आज के टाइम पर थोड़ी ना वो चीज़ें सही होना जरूरी है। ठीक है, पुराने टाइम पर था कि ठीक है बुलेट कार्ट से चलो भैया, बैलगाड़ी से चलो, पर आज के डेट में कोई बैलगाड़ी से चलेगा तो जाते ही रह जाएगा, इतने तो दुनिया इधर की इधर हो जाएगी। पुराने टाइम पे अपनी चीजें अलग थी, अभी फिलहाल के टाइम पर चीजें अलग हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर काम करना जरूरी है, अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है इन चीजों के ऊपर, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अवेयरनेस करो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि हाथ धुलकर खाना खाना है। अब आप लोग देखो किसी बच्चे को घर में अगर बिना हाथ धुले हुए खाना खा रहा है तो आप लोग बोल सकते हो कि हाथ धुलकर खाना खा ले। वो बोलेगा यार उन भैया ने उन दीदी ने ना मेरी आदत डलवा दी है, बड़ी अच्छी आदत है यार ये। ठीक है, तो वो याद करेगा, जैसे मैं अभी बायोलॉजी वाले टीचर को याद कर रहा था। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हर तरीके से सोसाइटी के अंदर में। यूज वॉश एंड जो यहां पर एक तरीके से जो एनटीडी होती है ना, ये काफी एक तरीके से आप लोग बोलते हैं इनको मॉनिटर करना जरूरी है। क्योंकि अगर इनको मॉनिटर आप लोग नहीं करोगे, जो एक तरीके से ये खासकर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके ऊपर देखो इनके ऊपर ना एनालिसिस किया जाता है बाकायदा कि हाँ इस तरीके से बीमारी है यहाँ पर, और इनको फोकस देकर हम लोगों को चलना चाहिए। ठीक है, तो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इसको मैंने बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इनके ऊपर भी फोकस नहीं देंगे तो जैसे कोविड-19 के टाइम पर क्या था, सबसे ज्यादा उन लोगों की जान गई जिनको कोई बीमारी थी। ठीक है, तो कोमोर्बिडिटी हो जाती है, इसको कोमोर्बिडिटी बोलते हैं। तो अगर किसी को ऑलरेडी बीमारी है तो उसको और बीमारी हो गई, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। ठीक है, यहां पर इसी के साथ में किस तरीके से क्या क्या चीजें इनके ऊपर फोकस करना, वो जो है उसको इसके साथ में कनेक्ट कर देखना चाहिए। प्लान, डिलीवरी और इवेल्युएशन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में आप लोग टेस्ट दे रहे हो, फिर अपना इवेल्युएशन कर रहे हो कि हाँ पढ़ाई ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें चेक में चलती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर थोड़ा समझोगे अच्छे से तो आप लोग इनको यूटिलाइज भी कर सकते हो, और नहीं समझोगे तो यार मैंने तो पढ़ा दिया, निकल जाऊंगा, फिर भूल जाओगे, फिर ऐसी की ऐसी चीजें रह जाएंगी। तो ये बिल्कुल एक तरीके से फोकस देने वाली बात है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप लोग देखोगे ना, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किए गए हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। क्या क्या दिक्कतें उनको देखने को मिल रही हैं, तो इसमें सस्टेनेबल गोल 3 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करता है। सस्टेनेबल गोल जो 6 है ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है। सस्टेनेबल गोल जो 12 है वो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, और 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अगर देखोगे तो सारे के सारे वॉश इनिशिएटिव के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर ये। तो अगर आप लोग यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का अगर आंसर आप लोग लिख रहे हो और वहां पर इनको आप लोग मेंशन कर दोगे, आर्टिकल 21 के बारे में आप लोग मेंशन कर दोगे, तो भाई साहब एग्जाम ना गदगद हो जाएगा, कहेगा वो तरीके यार ये तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे आदमी है, सारी बातें जान रहे हैं यार, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ ये बातें आप लोग देख लो यहाँ पर, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बातें, क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पर। ठीक है, डिजीज कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टाफ की जो मोरल परफॉर्मेंस आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। ठीक है, एक पीपल सेंट्रिक कम्युनिटी यहाँ पर, इसी के साथ में हेल्थ केयर कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा रिड्यूस होती नजर आएगी। डिजास्टर, इन सब चीजों में भी आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से मैं बोलूँ आप लोगों को टाइम पर उठना है, तो टाइम पर अगर आप लोग उठ जाते हैं तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज करोगे। टाइम पर अगर आप लोग उठ जाते हैं तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील होगा। टाइम पर अगर आप लोग उठ जाते हैं तो अपनी सारी चीज़ों को और अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। जो पहले लगता था कि 8 बजे उठ रहे हैं, अब पता चला कि 5 बजे उठ गए, 3 घंटे आप लोग के हाथ में। सोचो कितना एडवांस आप लोग चीज़ों को कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को समझकर आप लोग चला करो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और जैसा मैंने बताया 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप लोगों के सामने है। वैसे 2 क्वेश्चन भी हैं, ये आप लोग अटेम्प्ट करना। जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसी पैटर्न में है जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, इनके आंसर भी आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाएं तो आप लोग अटेम्प्ट कर ही लोगे, पर लेकिन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना। मैं चाह रहा हूं कि ताकि आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर इसका आंसर दो, तो आप लोग इसको याद भी रख पाओ। एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर देना है और करेक्ट पूछा गया है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। करेक्ट अटेम्प्ट करना है इसको और फिर बताना, वीडियो को पॉज कर आंसर देना। और बाकी आंसर राइटिंग जो कर रहा है वो ढंग से करो,
एक दूसरे के आंसर रिव्यू करो, एटलीस्ट 2 आंसर आप लोग रिव्यू कर सकते हो या फिर 3 आंसर आप लोग रिव्यू कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप लोग एक दूसरे से सीखोगे, और जब एक दूसरे से सीखोगे आप लोग, तो नहीं कहते कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, हालांकि आज के दिन में खेलोगे कूदोगे तो भी महान बनोगे तो मतलब कहने का यह है कि प्रैक्टिस से ही आप लोग अपनी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए अगर सीरियस आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर लिखने की आदत डाल लोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि लिखने से भी इंसान का माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, क्योंकि लिखने की कला उसी को आती है जिसका माइंड जो है वो फोकस रहता है। वरना वैसे लिखने बैठोगे 2 लाइन लिखकर तीसरी लाइन लिख नहीं पाओगे, ऐसा देखने को मिलेगा। और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करो फिर लिखना भी स्टार्ट कर दोगे, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो बताना जरूर, कोई डाउट हो उसको दूर किया जाएगा, ओके। बाकी यहां पर आप लोगों के लिए न्यूज़ है, ये है वर्ल्ड लेवल की न्यूज़, जिसमें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि यूक्रेन को 1.5 बिलियन मिल रहे हैं, कहां से, वर्ल्ड बैंक से। तो काफ़ी बड़ी बात है यार, यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है 1.5 बिलियन का, क्योंकि वहां पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोलो कि ऊपर से तो जो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यहाँ पर यूक्रेन को बर्बाद करवा रहा है, कहीं ना कहीं उस लड़ाई को कंटिन्यूअस रखने के लिए, वरना ये लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसको रोका ना जा सकता, इसको बड़ी जल्दी रोका जा सकता था, आप लोग ये समझ सकते हैं। और आज की डेट में सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1.5 बिलियन का लोन यूक्रेन के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी ताकि प्रोवाइड कराई जा सके यहाँ पर। तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया गया यहाँ पर, एक तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, अप्रूव किया 1.5 बिलियन का लोन यूक्रेन के लिए। और जो फंड है वो मिटिगेट करेगा जो रसिया मिलिट्री के द्वारा वहां पर डिस्ट्रक्शन किया गया है, ये बात बोली जा रही है। लोन प्रोवाइड कराया जाएगा यूक्रेन को, बैक्ड बाय द जापान थ्रू द एडवांस नीडेड क्रेडिट इनहेंसमेंट फॉर यूक्रेन ट्रस्ट फंड। इसके थ्रू एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था ताकि यूक्रेन को जो है वो रीबिल्ड किया जा सके। यानी कि एक साइड में तुम सामने वाले को बर्बाद कर रहे हो, दूसरी साइड में फिर तुम क्या कर रहे हो, उसी को बोल रहे हो कि हाँ इसको, इंसान को जो है ये चीजें मिलनी चाहिए ताकि वो और लंबे समय तक लगा रहे। तो ये एक तरीके से दोगलापन होता है यार, ठीक है। ये ऐसे बड़े बड़े देश नहीं चाहिए, चाहे तो 2 मिनट में इस वार को रिकवा दे, पर लेकिन नहीं, सामने वाले को जो है उकसा रहे हैं, और ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते थे यार। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर, न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बन गया जिसने बैन कर दिया थिन प्लास्टिक बैग को। ये जो प्लास्टिक बैग होते हैं तो इसको बैन करने वाला, अगर दुनिया में मैं आप लोगों से पूछूं 3 देश के नाम आप लोगों को बताने हैं, जहां पर, ये ध्यान से सुनिएगा, 3 देश के नाम आप लोगों को बताने हैं, काउंट कर लीजिए 3 देश के नाम, वो कंट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं जिन देशों के द्वारा सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। सबसे पहले कौन था, ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। तो ये न्यूजीलैंड है जो कि इन्वायरमेंट पर फोकस देता है। तो न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है वर्ल्ड में जिसने बैन कर दिया थिन प्लास्टिक को। न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैग जो है वो यूज किया जाता है फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए सुपरमार्केट के अंदर में, रिसाइकिल, बायोडिग्रेडेबल, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट बेस्ड प्लास्टिक बनाया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है एक्सपेंड कर रही है कैंपेन अगेंस्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक 2019 से, तो इसके ऊपर ये लगे हुए हैं और शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए काफी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि ये अप्रिशिएट करने लायक भी एक न्यूज है यहाँ पर, ओके। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे यहाँ पर जिन्होंने HDFC बैंक को बहुत ही हाइट पे पहुंचा दिया। इनका नाम है दीपक परक, ठीक है, परेख बोल सकते हैं बेसिकली आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर दीपक परेख यहाँ पर साहब, इनके द्वारा बेसिकली 46 ईयर तक ये लेकर चले और कहां से कहां तक पहुंचा दिया, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। तो HDFC बैंक चेयरमैन आप लोग बोल सकते हैं, तो नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है यहाँ पर, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक तरीके से आप लोग देखें यहाँ पर, ये पहले जो बैंक में जॉब करते थे उसका नाम था मैनहट्टन। तो इस बैंक में जॉब करते थे, 1978 में इन्होंने HDFC ज्वाइन किया। ये 33 एज के थे यहाँ पर, और तब से लेकर आज तक, आज के डेट में HDFC जो है वो दुनिया की ऊंचाइयों पर है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड में भी इसकी पोजीशन देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी आप लोगों ने HDFC जो लिमिटेड है और HDFC बैंक के मर्जर के बारे में भी बात की थी कि जैसे यहाँ पर उसकी जो कंपनी थी उसका मर्जर हुआ तो यहाँ पर सबसे टॉप कैटेगरी में आकर बैठ गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेशनल लेवल की इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट 700 ये मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ऑपरेशनलाइज हो चुका है गुजरात के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर है ये, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हम लोग पहला इंडिजिनस यानी कि अपने आप से बना पाए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप 700 जो आप लोगों को मेगावाट का यहाँ पर ये काकरापार में देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बेसिकली गुजरात के अंदर में। तो ये कमर्शियली ऑपरेशन हो चुका है अभी रिसेंटली यहाँ पर 1 जुलाई से, और अभी शानदार तरीके से अपना काम करेगा। तो ये देख तरीके से याद रखने वाली बात है यहाँ पर ये, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन के जोन में चल रहा है। ऐसे यहाँ पर रावरभाटा
आप लोगों को राजस्थान का देखने को मिलेगा। गोरखपुर हरियाणा, ये ऐसे हैं जो कि जल्दी इनके भी आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग बोल सकते हो। स्टेट के बारे में अगर बात करें तो फॉर्मर पंजाब के जो डिप्टी स्पीकर हैं, जिनका नाम डिप्टी स्पीकर थे जिनका नाम बीर देवेंद्र सिंह, उनकी अभी रिसेंटली जो है डेथ हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो एक तरीके से आप लोग स्टेट पीसेस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये एमएलए थे, फर्स्ट टाइम इनको बेसिकली इलेक्ट किया गया था सिरहिंद 1980 में कांग्रेस के टिकट पर। लेटर जो है खार असेंबली से 2002 के अंदर में सर्व के डिप्टी स्पीकर विधानसभा के 2003 से लेकर 2004 तक, और एक्सपेल कर दिया गया था कांग्रेस से 2016 में, और ज्वाइन कर लिया था शिरोमणि अकाली दल, जो बेसिकली इनके द्वारा 2019 में। तो ये इनकी एक तरीके से पॉलिटिकल करियर की एक हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन बने तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्रिकेट के बारे में बात करें तो यहां पर जो है बेसिकली बात की जा रही है विस्तरप्पन के बारे में। इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जो है वो जीत ली गई है, तो न्यू लेवल पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा शानदार परफॉर्मेंस। तो न्यूजीलैंड जो है बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन, अरे ये क्या हो गया ये न्यूज चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ओ तेरी भाई साहब जीत का है, बैन हो रहा है न्यूजीलैंड का प्लास्टिक। चलिए ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उड़ान 5.1 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? डिफेंस, स्किल डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, ये तो आप लोग सोचकर ही बता सकते हैं 1 मिनट से। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है विच सुपर कंप्यूटर वाज रैंक 75th पोजीशन टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर? परम, इसी के साथ में एरावत, नेक्स्ट यहां पर रैकिन या फिर नवेदिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को बनाना है, कौन सा सही आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 रिलीज किया गया, आईटीएफ, आईएसएफ, आईसीएस या आरआईआरयू। तो डायरेक्ट रैंकिंग के बारे में पूछ लिया जाता है और रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट यहां पर इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनिवो। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इनके द्वारा जीता गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यहां पर कौन सी कंट्री से हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया या फिर ग्रीस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। रीजनिंग का क्वेश्चन है सी सेट का, बड़ा ही प्यारा सा, तो आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। और फिर से एक बात बोलूंगा यार, डायरेक्ट मैं आप लोग कई बार बोल चुका हूं, फिर भी ये गलती क्यों करते हो आप लोग? सी सेट में जब आप लोग एडमिशन ले रहे हो, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने मेन कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उसमें सी सेट इंक्लूडेड है। अभी क्या देखने को मिला, आप लोगों को पता है कि जैसे ही महीना चेंज होता है जीएसटी फाइल कर दिया जाता है। आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, जीएसटी फाइल कर देगा, तो जो फीस आप लोगों ने दी है उसकी 18% फीस जो है वो सरकार के पास में चली गई है ऑलरेडी। और फिर आप लोग बाद में आकर बोले हो कि सर रिफंड कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप लोग खुद सोचो, मान लीजिए 20% अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग लगाकर चलो, तो आप लोग सोचो कि यहाँ पर एक तरीके से फिर उसका एक नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एक तो उस तरीके से ज्वाइन मत करो, फिर आप लोग बस ऑलरेडी 2-2 बैच लेकर क्या कर रहे हो तो बता दो, या तो सी सेट ही रखो फिर अलग से अगर जिसको लेना है। तो मतलब जब ऑलरेडी कोर्स ले लिया तो फिर उसकी वजह से मतलब दिक्कतें देखने को मिल रही है बहुत सारी यार, इसको थोड़ा सा देख कर करो आप लोग। और लिखा हुआ है उस पर साफ साफ कि इसमें क्या है, तो थोड़ा सा टाइम देकर आप लोग देख लो उसको, ताकि दिक्कत ना देखने को मिले, क्योंकि आधे से ज्यादा टीम इसी में संलिप्त रहती है यार, फिर और दूसरी क्वेरी नहीं ले पाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस जो है उसके बारे में अगर बात करें तो ये है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। तो ये बेसिकली सेंचुरी डिक्लेयर की गई 23 मई 1990, और ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है, 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, यहाँ पर नजर आती है, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, अगर आप लोगों से अर्गा है बेसिकली, आगरा नहीं अर्गा, ठीक है, आगरा बोला था, यहाँ पर अर्गा होगा, ये पार्वती अर्गा। ठीक है, आगरा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बड़े बड़े शहरों में। ओके, तो ये है, इसको देख लेना आप लोग एक बार, बाकी चेंज कर देंगे। ठीक है, उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है, तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक। इसी के साथ में कौन सा सुपर कंप्यूटर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिल सकता है, ये है एरावत। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 रिलीज की गई किसके द्वारा, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा आईटीएफ के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए आईटीएफ की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, हालांकि लिखा हुआ है यहीं पर ही इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ठीक है, नेक्स्ट बुल्गारिया के द्वारा यहाँ पर ये बुल्गारिया की है ये पर्सनैलिटी जिनको यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा बुक का नाम क्या है, ये है टाइम सेल्टर। तो टाइम सेल्टर अगर बुक आप लोगों से पूछ ली जाए तो इंपॉर्टेंट बुक भी आप लोगों की यहाँ पर हो गई है, तो कंफ्यूज आना आप लोगों को कतई नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। बाकी ये है आप लोगों के लिए वोकैबुलरी आज चलिए आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर लीजिएगा इनके ऊपर, कल फिर इनको डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ट्राई करना, हालांकि इसमें से कुछ शब्द मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है,
तो बाकी एप्लीकेशन किस किसने डाउनलोड कर लिया है अपना रिव्यू जरूर दे दिया करो, अच्छा लगता है। और इसी के साथ में क्लासेस जो है जिसको लगता है रिकॉर्डेड देखनी है रिकॉर्डेड देख लो, जिसको लगता है कि नहीं यार रिकॉर्डेड नहीं लाइव देखनी है तो सारी फैसिलिटी आप लोगों के पास में अवेलेबल है, अपने हिसाब से आप लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में टेस्ट सीरीज मैंने बोला था इस महीने के एंड में स्टार्ट होगी, तो उसके लिए भी तैयार रहना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेंशन नहीं लेना, जो डीआईजी की जो न्यूज़ बताई थी स्टार्टिंग में, याद रखना टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।